वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग। ईटा के साइंस के पोर्शन के लिए जो हमने कोर्स स्टार्ट किया हुआ था, इसके अंदर हम यूनिट नंबर 7 को लेके जा रहे हैं। क्लास 8 की यूनिट नंबर 7 है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो इसका एक पार्ट तो हो चुका है। इंशाल्लाह इस पार्ट के अंदर इस चैप्टर को मुकम्मल कर लेंगे। यूजेस ऑफ एसिड्स देखे थे हमने, यूजेस ऑफ बेसिस देखी थी। तो इस वीडियो के स्टार्ट में हम देखेंगे यूजेस ऑफ साल्ट्स। तो साल्ट्स जो है वो एसिड और बेस के रिएक्शन से मिलके बनते हैं। इनके मुख्तलिफ यूजेस हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, जिसको हम टेबल साल्ट भी कहते हैं। तो ये हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। अगर हम बैलेंस डाइट की बात करें तो तकरीबन हर इंसान को 1 स्पून जो है वो डेली या तकरीबन 3/4 स्पून जो है वो नमक लेना चाहिए अपनी खुराक के अंदर। इट इज़ इन्वॉल्व इन मसल कंट्रैक्शन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। तो ये जो मसल की कंट्रैक्शन और कंडक्शन होती है नर्व इम्पल्सेस की, ठीक है। मसल ज़ाहिर सी बात है कंट्रैक्ट करते हैं तो उससे फिर हम आगे काम करते हैं, या नर्व इम्पल्सेस की कंडक्शन होती है, उनके ज़रिए जो मैसेजेस जाते हैं उनके अंदर ये इन्वॉल्व होता है सोडियम क्लोराइड। इट इज़ आल्सो कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन स्टमक। तो हमारे मदे के अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जो हाजमे के अंदर मदद देता है, तो वो भी इसी से बनता है, सोडियम क्लोराइड से। सोडियम क्लोराइड से HCl बनता है, जो हमारे मैदे का एक इंतहाई अहम जुज़ है, जिससे बहुत सारी चीज़ें हज़म होती हैं। इन इंडस्ट्री सोडियम क्लोराइड इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इम्पॉर्टेंट केमिकल सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वाशिंग सोडा एंड सोडा ऐश। तो जो इंडस्ट्री है उसके अंदर ये बहुत सारी चीज़ें बनाने के इस्तेमाल होता है। सोडियम क्लोराइड से हम आगे सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बनाते हैं, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट भी बनाते हैं, और वाशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट भी बनाते हैं, और सोडा ऐश भी इसी से बनता है, सोडियम क्लोराइड से। फिर कैल्शियम कार्बोनेट को देख लें, जिसको मार्बल भी कहते हैं या लाइम स्टोन भी कहते हैं। तो एज अ मार्बल जब इस्तेमाल होता है तो ये डेकोरेटिव पीस होता है। तो सजावटी पत्थर, मतलब घरों के अंदर टाइल्स वगैरह हम लगाते हैं तज़ीन व आराइश के लिए, मार्बल के तौर पे हम फ़र्श लगाते हैं, फ़र्श के ऊपर मार्बल लगाते हैं। फिर लाइम स्टोन जो होता है इसको कहते हैं, तो ये चूने का पत्थर भी होता है। इससे फिर हम जो है ना एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन करवा के, मतलब इसको हीट दे के, तो हम इससे लाइम बना लेते हैं। लाइम, क्विक लाइम जो होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। फिर उसको घरों में इस्तेमाल करते हैं हम सफ़ेदी के लिए, दीवारों वगैरह पे भी लगाते हैं, और इसी को सीमेंट बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। पोटाशियम नाइट्रेट, जैसे कि हमने पढ़ा था एसिड्स के अंदर जो नाइट्रेट होते हैं, तो या नाइट्रिक एसिड है, उसको फर्टिलाइज़र के अंदर इस्तेमाल किया जाता है या गन एक्सप्लोजिव के तौर पे। तो पोटाशियम नाइट्रेट एक साल्ट है जिसको फर्टिलाइज़र में भी इस्तेमाल किया जाता है या गन का पाउडर बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट, जिसको वाशिंग सोडा भी कहते हैं, Na2CO3। तो वाशिंग सोडा ज़ाहिर सी बात है धोने के लिए इस्तेमाल होगा, कपड़े वगैरह धोने के लिए। तो ये क्लीनिंग एजेंट होता है, डिटर्जेंट के अंदर ये शामिल होता है, सर्फ के अंदर। ये वाटर सॉफ्टनिंग, पानी जो हार्ड होता है, ठीक है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा साल्ट्स मौजूद होते हैं, तो उसको सॉफ्ट करने के लिए भी इस सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल होता है, और ग्लास बनाने के अंदर भी इसका इस्तेमाल है। एमोनियम नाइट्रेट और जो एमोनियम सल्फेट है, ये फर्टिलाइज़र के अंदर इस्तेमाल होते हैं। तो ये कुछ साल्ट्स थे, इनके आप यूजेस देख सकते हैं। फिर आ जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये ऐसा रिएक्शन होगा जिसके अंदर दो चीज़ें मिलेंगी और वो न्यूट्रल हो जाएंगी, बेअसर हो जाएंगी। तो इसमें एसिड और बेस मिलते हैं और साल्ट और वाटर बनता है। एसिड का भी असर ख़त्म हो जाता है, बेस का भी असर ख़त्म हो जाता है। तो इसकी बड़ी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी हैं, आगे हम पढ़ेंगे। साल्ट्स कैन बी मेड बाई रिएक्टिंग एसिड एंड अल्कली। एसिड और बेस मिलाने से भी साल्ट्स बनते हैं। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अल्कली इज़ कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। ऐसा रिएक्शन जो एसिड और बेस के दरमियान होता है उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इसमें जो प्रोडक्ट्स हासिल होती हैं, ये दो रिएक्टेंट्स हैं, एसिड और बेस, और ये प्रोडक्ट हैं। प्रोडक्ट क्या होते हैं? एक साल्ट होता है और दूसरा वाटर, हमेशा। तो ये जनरल फार्मूला भी हो सकता है कि एसिड और अल्कली मिलें, एसिड और बेस मिलें, साल्ट और पानी बने। उसके बाद है जी, फॉर एग्जांपल व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक एसिड है, ये बेस है, दोनों मिलेंगे तो जो टेबल साल्ट है सोडियम क्लोराइड, ये बनेगा, जिसको हम क्या कह सकते हैं, नॉर्मल साल्ट भी कहते हैं, और साथ में H2O बनेगा। पीछे हम उसकी टाइप्स पढ़ के आए थे साल्ट्स की। तो यहाँ पे देखें, जो रिप्लेस हो जाते हैं, सारे हाइड्रोजन आयन रिप्लेस हो जाएंगे, OH भी रिप्लेस हो जाएंगे, तो NaCl और H इधर आएगा तो H2O बन जाएगा। ऐसे साल्ट को कहते हैं नॉर्मल साल्ट। फिर जी इंडिकेटर्स, पहले भी हम पढ़ के आए हैं, लिटमस पेपर। यहाँ पे दो और इंडिकेटर्स दिए गए हैं, मिथाइल ऑरेंज और फिनाल्फथलीन, ठीक है। फिनाल्फथलीन और जो मिथाइल ऑरेंज है, ये दो इंडिकेटर्स हैं लिटमस पेपर के अलावा।
तो इनके आपने ये याद रख लेने हैं कि कलर्स कैसे चेंज होंगे। तो लिटमस पेपर का तो हम पढ़ के आ चुके हैं। एसिड के अंदर वो क्या हो जाएगा, ब्लू से रेड हो जाएगा, और बेस के अंदर रेड से ब्लू हो जाएगा। कौन, लिटमस पेपर। मिथाइल ऑरेंज जो है उसका कलर वो एक पाउडर फॉर्म में होगा, ठीक है। उसको एसिड में डालेंगे, वो खुद ऑरेंज कलर की होती है। तो जब एसिड में डालेंगे तो उसका कलर हो जाएगा रेड, जब बेस में डालेंगे तो उसका कलर हो जाएगा येलो। तो ये आपको याद होने चाहिए कि कलर कैसे उनका चेंज होगा। फिनाफ्थलीन जो होगी, इसको जब आप एसिड में डालेंगे तो वो कलर लेस हो जाएगी, ठीक है। इसका अपना कलर होगा, लेकिन जब एसिड में डालेंगे अगर कलर लेस हो गई तो इसका मतलब है वो जो लिक्विड है, सोल्यूशन है, वो किसका है, एसिड का। अगर उसका कलर चेंज हो के पिंक हो गया तो इसका मतलब है कि वो सोल्यूशन कैसा है, कोई बेस है या कोई अल्कली है। फिनाफ्थलीन इज़ एन इंडिकेटर विच हैज़ पिंक कलर इन एन अल्कली। तो जब अल्कली के अंदर, बेस के अंदर डालते हैं तो फिनाफ्थलीन का कैसा कलर हो जाता है, पिंक कलर हो जाता है। एंड इज़ कलर लेस इन एसिड, और एसिड के अंदर वो कलर लेस हो जाएगी, उसका कलर ख़त्म हो जाएगा। इट इज़ यूज टू इंडिकेट एंड पॉइंट ऑफ अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है उसका एंड पॉइंट ढूंढने के लिए, जब भी टाइट्रेशन होता है, रिएक्शन करवाया जाता है, तो उसका एंड पॉइंट देखने के लिए कि अब रिएक्शन मुकम्मल हो चुका है, उसके तौर पे भी इस फिनाफ्थलीन का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे वही बस रिएक्शन करवाया जा रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, एसिड और बेस मिल रहे हैं, साथ में फिनाफ्थलीन का इस्तेमाल किया गया है। तो इसको वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, देखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देख लें, ये इंडिकेटर है, ये जब अपना कलर बताएगा, जो भी बताएगा, उससे हमें पता चल जाएगा कि ये इसका एंड पॉइंट हो गया है। यहाँ पे देख लें, गो ऑन एडिंग द एसिड सोल्यूशन टिल द पिंक कलर जस्ट डिसअपीयर्स। तो जब तक ये पिंक कलर जा, चूँकि इसके अंदर पहले बेस डली हुई थी, इसका कलर पिंक था, तो आप एसिड डालते जाएं, डालते जाएं, डालते जाएं, जब तक कलर डिसअपीयर नहीं हो जाता। जब कलर डिसअपीयर हो जाएगा तो इससे हमें पता चलेगा कि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का क्या है, एंड पॉइंट है, क्योंकि अब जो है वो दोनों क्या हो गए हैं, न्यूट्रल हो गए हैं, एसिड और बेस। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो अभी हम पढ़ के आए हैं, इनकी इंपॉर्टेंस के कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। इससे पहले यहाँ एक स्टॉप एंड चेक एक पॉइंट भी है। व्हाट आर टू प्रोडक्ट्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है। तो इन दोनों को मिलाएं तो क्या चीज़ बनेगी, एक साल्ट बनेगा, एक वाटर बनेगा। तो देखें, HCl को पोटाशियम हाइड्रोक्साइड से मिलाएं तो ये के इसकी जगह आ जाएगा, तो पोटाशियम क्लोराइड साल्ट बन गया, नॉर्मल साल्ट, और H इसके साथ आएगा तो H2O वाटर बन जाएगा। राइट अ केमिकल इक्वेशन, तो ये केमिकल इक्वेशन भी यहाँ पे मैंने लिख दी है। अब इसके इस्तेमाल देखें जी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर क्या क्या इस्तेमाल हैं। इंडाइजेशन, जब हमारे जो हाजमे का निज़ाम है वो सही तरह से काम नहीं करता, तेज़ाबियत ज़्यादा हो जाती है, तो उसके अंदर भी हम यही रिएक्शन अप्लाई कर रहे होते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और स्टमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमने अभी पढ़ा था कि सोडियम क्लोराइड मैदे में जाती है, उससे हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, जो कि डाइजेशन के अंदर मदद करता है, डाइजेशन के अंदर मदद करता है, हाजमे के अंदर मदद करता है। समटाइम्स स्टमक प्रोड्यूसेस एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कभी कभार ऐसा होता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है मैदे की, उससे ज़्यादा हो जाता है। तो ज़्यादा हो जाता है, ज़ाहिर सी बात है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो एक स्ट्रांग एसिड है, ताले के ऊपर डालें तो ताला भी पिघल जाए, स्टील का ताला इतना स्ट्रांग होता है, उसकी pH इतनी ज़्यादा होती है। तो ये देख लें, हमारे मैदे ने इसको बर्दाश्त किया होता है, ये भी अल्लाह का निज़ाम है। तो जब ये हद से ज़्यादा हो जाए तो तेज़ाबियत होती है, हमें खट्टे खट्टे से डकार आते हैं, जो हमारी नाली होती है, खुराक वाली नाली, उसमें तेज़ाबियत सी हो जाती है। दिस काजेज बर्निंग इन स्टमक कॉल्ड इंडाइजेशन, तो इससे हमारा मादा जलता है, ठीक है, जलन फील होती है हमें। तो उसको ख़त्म करने के लिए एंटासिड का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके अंदर बेसिस होती हैं। या तो हम देखते हैं बेकिंग सोडा खा लेते हैं घरों में, अगर और कुछ ना हो तो बेकिंग सोडा, चूँकि बेस है तो बेस जाके एसिड के साथ मिलेगी और एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। या कोई सिरप ले लें जिसको हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी कह सकते हैं, या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, क्योंकि इसका कलर जो है सफ़ेद होता है, दूध नुमा होता है, इस वजह से इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। ड्यूरिंग इंडाइजेशन टेकिंग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया गिव्स रिलीफ, तो इसको लेने से सुकून मिलता है और ये न्यूट्रलाइज़ कर देता है, जो एक्सेस एसिड होता है, जो हद से ज़्यादा एसिड होता है, उसको न्यूट्रलाइज़ कर देता है और उसका असर ख़त्म हो जाता है। फिर है जी वास्प स्टिंग, तो ये तंबूड़ी जो होती है, जिसको हम अपनी ज़ुबान में बरदूक भी कहते हैं, पीले रंग की होती है। तो इसका जो ये जब काटती है तो इसके डंक के अंदर क्या होता है, बेस होती है, ठीक है। तो इसको आपने याद रखना है, दोनों चीज़ों में मिक्स नहीं करना। जो बी स्टिंग होगा, शहद की मक्खी का डंग होगा जहाँ से वो काटेगी, या चुंटी का, उसके अंदर एसिड होगा,
जबकि ये जो है तंबूड़ी, इसके अंदर डंग के अंदर क्या होगा, बेस होगा। इन दोनों का आपने अलग-अलग याद रखना है। तो जब ये आपको काटेगी तो ये आपके जिस्म के अंदर या जिल्द के अंदर क्या दाखिल करेगी, एक बेस दाखिल करेगी, अल्कली। दिस काजेज बर्निंग, इससे जलन होगी, दर्द होगा और सूजन होगी आपकी जिल्द के अंदर। तो अब ये बेस इसने दाखिल किया तो आपको चाहिए कि आप किसी एसिड का इस्तेमाल करें। तो जो वीक एसिड है, जिससे आपकी जिल्द को कोई नुकसान भी ना हो, विनेगर है, उसके अंदर एसिटिक एसिड होता है। तो ये विनेगर जब उसके साथ बेस के साथ मिलेगा तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज़ करेंगे, वहाँ पे कोई ना कोई साल्ट बनेगा या वाटर बनेगा, लेकिन एसिड का भी असर ख़त्म, बेस का भी असर ख़त्म। इसी तरह जब आपको शहद की मक्खी या चुंटी काट ले तो अब वो बेस नहीं दाखिल करेंगी आपकी जिल्द के अंदर, बल्कि एसिड दाखिल करेंगी। और कौन सा एसिड, फार्मिक एसिड, जो कि एक कैसा एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड है। When an ant or bee stings you, it injects an acid under your skin। आपकी जिल्द में वो एसिड दाखिल करती हैं। तो जाहिर सी बात है, अब एसिड के ऊपर आपने सिरका तो नहीं लगा सकते, क्योंकि आगे ही एसिड है और एसिड नहीं डाल सकते, इस तरह तो उसकी शिद्दत में इजाफा होगा। तो एसिड को ख़त्म करने के लिए किसी बेस का इस्तेमाल करें, जैसे कि बेकिंग सोडा। ठीक है, ऊपर हमने मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पढ़ा है, वो सिरप भी आप लगा सकते हैं उसके ऊपर। बेकिंग सोडा जो घरों में इस्तेमाल होता है वो एक बेस होती है, वो इसके एसिड के असर को ख़त्म करेगा। या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो जो चूना मिला हुआ पानी होता है, ठीक है, आप दुकानों से चूना लाते हैं, वो घरों में जब पानी के अंदर डालते हैं तो पानी जब चूने के साथ मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, तो वो बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको स्लेक्ड लाइम भी कहते हैं या लाइम वाटर भी कहते हैं। तो वो आप बेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस आपने याद रखना है, चुंटी की डंग के अंदर जो है वो बेस एसिड होगा, और तंबूड़ी के जो है वो स्टिंग जो है उसके अंदर क्या होगा, बेस होगा। तो बेस को ख़त्म करेंगे एसिड से, एसिड को ख़त्म करेंगे बेस से। The power stations and industries emit acidic gases such as sulfur dioxide and nitrogen dioxide. These gases are harmful for our body if inhaled। तो ये जो पावर स्टेशन होते हैं, यहाँ पे देखें आपको नज़र आ रहे हैं, तो ये मुख्तलिफ़ प्रोसेस से मुख्तलिफ़ एसिडिक गैसेज रिलीज़ करते हैं, जैसे कि सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। दीज गैसेज आर ट्रीटेड विद अल्कली, तो ये एसिडिक होती हैं, सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इनको किसी बेस के साथ ट्रीट किया जाता है, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड, ये लाइम जो क्विक लाइम है, ठीक है, जो चूना होता है उसको उसके साथ इनका रिएक्शन करवाया जाता है ताकि इनको न्यूट्रलाइज़ किया जाए, और जो इसके नुकसानदेह असरात हैं माहौल के अंदर जाके ये नुकसान जो देंगे उसको कम किया जा सके। फिर है जी टूथ डिके, इसको पहले भी हम पढ़ के आ चुके हैं 9th या 10th के अंदर। तो जब दांत देख लें यहाँ से गल सड़ जाते हैं, ख़राब हो जाती हैं, तो वो क्यों होता है। बैक्टीरिया डिके फूड पार्टिकल्स इन आवर टीथ, तो जब हमारे दांतों के अंदर फूड पार्टिकल्स रह जाते हैं और हम ब्रश नहीं करते, वो वहीं रहते हैं, तो बैक्टीरिया मुंह के अंदर मौजूद होते हैं, तो वो अपना रिएक्शन करके इन पार्टिकल्स को एसिड के अंदर तब्दील कर देते हैं। दिस एसिड काजेज टूथ डिके, ये एसिड जो इनके अंदर जो बना होता है ये दांतों को गालता सड़ता है। टूथपेस्ट कंटेन्स अल्कली, टूथपेस्ट के अंदर अल्कली मौजूद होती है, आगे हम जाके पढ़ेंगे, शायद लिखा होगा सोडियम फ्लोराइड। तो वो क्या करती है, जब उसको हम इस्तेमाल करते हैं, ब्रश करते हैं टूथ को, तो ये अल्कली उसको न्यूट्रलाइज़ कर देती है, जो एसिड बना हुआ होता है। तो जब एसिड ही ख़त्म हो गया तो फिर आपके टूथ डिके नहीं होगा, आपके दांत ख़राब नहीं होंगे। तो आपने देखना है कि जितनी भी हमने एग्जांपल पढ़ी हैं, 4 में एसिड था, सिर्फ एक थी जिसमें बेस था, वो है वास्प स्टिंग, जो कि तंबूड़ी होती है। तो एसिड को ख़त्म करने के लिए बेस, बेस को ख़त्म करने के लिए एसिड, दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, उससे बन जाएगा साल्ट। नेक्स्ट आ जाता है जी पीएच स्केल। इसके ज़रिए भी हम, ये भी एक इंडिकेटर है, हम पता चलाते हैं एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है। लिटमस पेपर से तो सिर्फ ये पता चलता है कि एसिड है या बेस, जबकि पीएच से हमें ये भी पता चलेगा कि स्ट्रांग एसिड है, वीक एसिड है, इसकी पीएच कितनी है, ये सारी चीज़ें ये हमें बताएगा। ऑल दी एक्वस सोल्यूशंस आर either एसिडिक, एल्कलाइन और न्यूट्रल। तमाम एक्वस सोल्यूशन है, तमाम वो सोल्यूशन जो पानी में हलशुदा होते हैं। एक्वस सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जिसमें सॉल्वेंट क्या होता है, वाटर होता है, वो या तो एसिडिक होंगे या बेसिक होंगे या न्यूट्रल होंगे। अ नंबर स्केल दैट रन फ्राम 0 to 14, एक नंबर स्केल होता है 1 से 14 तक या 0 से 14 तक जाता है, इसकी रेंज है। तो इज़ यूज टू मेजर हाउ एसिडिक और अल्कलाइन सोल्यूशन इज़, ये हम इसका इस्तेमाल करते हैं ये पता चलाने के लिए कि कितना वो एसिडिक है या कितना बेसिक है, मतलब स्ट्रांग एसिड है या वीक एसिड है, या स्ट्रांग बेस है या वीक बेस है। इसके अलावा दिस स्केल इज़ नोन एज पीएच स्केल, तो इस स्केल को क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। अ न्यूमेरिकल वैल्यू दैट इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिडिक और अल्कलाइन सोल्यूशन इज़ कॉल्ड पीएच।
ये न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जिससे हमें उसकी स्ट्रेंथ का पता चलता है 1 से लेके 14 तक, उसको हम कहते हैं पीएच। क्या किया जाता है, हम क्या करते हैं, इस पेपर को डिप करते हैं, ये पीएच जो पेपर है इसको डिप करते हैं किसी भी एसिड में, उसका कलर चेंज होगा, इनमें से किसी एक कलर में वो शिफ्ट हो जाएगा। फिर उसको इसके साथ मैच करेंगे, मिसाल के तौर पे इस तरह का कलर हुआ है, इसके साथ मैच किया तो इधर क्या लिखा हुआ है 4, तो हमें पता चल जाएगा उस सोल्यूशन की पीएच कितनी है 4 है। तो अगर 1 से 7 तक हो तो वो एसिड होगा, 7 पे न्यूट्रल होगा, और 7 से 14 तक क्या होगा, बेसिक। तो अगर ये कलर आ गया तो हमें पता चल जाएगा उसकी पीएच कितनी है 9, ये क्या है बेसिक। 7 आ गया तो वो क्या है, न्यूट्रल है, ना ही एसिडिक ना ही बेसिक। द सॉल्यूशंस दैट हैव पीएच लेस देन 7, जिनकी पीएच 7 से कम होगी वो एसिडिक होंगे, जिनकी पीएच जो है 7 से ग्रेटर होगी वो बेसिक होंगे, अल्कलीज होंगी, और जिनकी 7 होगी वो क्या होंगी, न्यूट्रल होंगी। पीएच पेपर या यूनिवर्सल इंडिकेटर, इसको पीएच पेपर भी कहते हैं या यूनिवर्सल इंडिकेटर भी कहते हैं, कंटेन्स मिक्सचर ऑफ डिफरेंट इंडिकेटर्स, इसके अंदर मुख्तलिफ इंडिकेटर्स मौजूद होते हैं, मुख्तलिफ इंडिकेटर्स का ये मिक्सचर होता है पीएच। इट चेंजेस कलर अकॉर्डिंग टू पीएच ऑफ सोल्यूशन, जितनी भी सोल्यूशन की पीएच होती है उसके मुताबिक ये अपना कलर चेंज कर देता है, तो वो कलर दे देता है जितनी उसकी पीएच है। यहाँ पे देखें मुख्तलिफ कलर्स मौजूद हैं, तो जो जो कलर उस पर आएगा उतनी उसकी सोल्यूशन की पीएच होगी। Besides universal indicator, litmus and phenolphthalein are also most commonly used indicators. तो 3 हम पीछे भी पढ़ गए हैं, लिटमस, मिथाइल ऑरेंज और फिनाफ्थलीन, इनको भी इस्तेमाल किया जाता है पीएच के अलावा। तो 4 इंडिकेटर्स इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ चुके हैं। दीज इंडिकेटर्स चेंज कलर ओवर अ सर्टन पीएच रेंज। ये जो इंडिकेटर्स हैं लिटमस पेपर और फिनाफ्थलीन, ये कुछ लिमिट तक अपनी जो है ना कलर को चेंज करते हैं, जबकि पीएच देख लें 0 से 14 तक जाता है, तो बाकियों की लिमिट, ये लिटमस पेपर की और फिनाफ्थलीन की लिमिट कम होती है। मिसाल के तौर पे लिटमस रेंज 4.5 से 8.32 तक होती है बेस पीएच की। तो अगर किसी भी सोल्यूशन की रेंज 4.5 कम से कम वैल्यू और 8.32 ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू हो किसी भी सोल्यूशन की, तो उसके ऊपर तो हम लिटमस को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ऐसा सोल्यूशन जिसकी pH 2 हो तो वहाँ पे ये लिटमस वो है कलर चेंज नहीं करेगा, 3 होगी कलर चेंज नहीं करेगा, 4 होगी कलर चेंज नहीं करेगा, या 8.32 से ज़्यादा होगी तो फिर भी वो कलर चेंज नहीं करेगा। तो इसलिए सबसे बेस्ट कौन सा है, pH स्केल है। तो यहाँ देख लें 0 से 7 तक वो होंगी एसिडिक, 7 पे न्यूट्रल, और 7 से आगे 14 तक बेसिक। अगर स्ट्रांग और वीक की बात करें, इस लेवल पे तो नहीं है, आगे 9th 10th के अंदर या केमिस्ट्री के अंदर ये चीज़ होती है, तो 0 से 3 तक जो है वो स्ट्रांग एसिड हो जाएगा, और 3 से 7 तक हो जाएंगे वीक एसिड। जितनी कम से कम पीएच होगी उतना स्ट्रांग एसिड होगा। फिर यहाँ देख लें 7 से 11 तक वीक बेस होगी, और 11 से 14 तक स्ट्रांग बेस होगी। जितनी पीएच ज़्यादा होगी उतनी स्ट्रांग बेस होगी, और जितनी पीएच कम होगी उतना स्ट्रांग एसिड होगा। तो यहाँ देख लें मुख्तलिफ एसिड्स हैं, यहाँ देखें हाइड्रोक्लोरिक एसिड की पीएच 0 के करीब है, 0 तो नहीं है 0 के करीब है, तो ये बहुत ही स्ट्रांग होता है। इसी तरह ये सिरका देखें तो ये 3 पे पहुँचा हुआ है, ये इतना स्ट्रांग नहीं है। ये केले के अंदर, ये उसके बाद टमाटर के अंदर, सेब के अंदर मैलिक एसिड होता है, हालांकि एसिड होता है लेकिन उसका हमें पता भी नहीं चलता। दूध के अंदर लैक्टिक एसिड होता है। ये देखें 7 पे ऊपर वाटर आ गया, प्योर वाटर जो होता है जिसके अंदर कोई साल्ट्स वगैरह या इम्प्योरिटीज़ ना हो, उसकी पीएच कितनी होती है 7। आगे जूँ जूँ चलती हैं तो ये बेसेस आती जाती हैं। ये बेकिंग सोडा वीक बेस है, इसको हम खाने के लिए भी इस्तेमाल कर लेते हैं। एमोनिया और जो ड्रेन क्लीनर है वो एक स्ट्रांग बेस है। ड्रेन क्लीनर जो नालियाँ वगैरह साफ़ करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तो केमिकल वो एक स्ट्रांग बेस है। फिर यहाँ पे देख ले जी डिटर्मिनिंग पीएच, तो मुख्तलिफ सोल्यूशन की अगर पीएच निकालनी हो तो HCl कि मैंने यहाँ पीएच लिख दिया, ये एसिड है, और ये क्या होगा, कलर डेवलप्ड ऑन पीएच पेपर। अच्छा, कलर यहाँ पे मैंने नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट तो नहीं कर रहे, सिंपल HCl एक एसिड मैंने लिख दिया, और इसकी पीएच 0 से 1 के दरमियान होती है। सल्फ्यूरिक एसिड भी स्ट्रांग एसिड है, इसकी भी पीएच 0 से 1 के दरमियान होती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रांग बेस है, 13 से 14 के दरमियान इसकी पीएच होती है। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड भी बेस हो गई। शुगर जो है वो न्यूट्रल होता है, और डिस्टिल्ड वाटर भी जो साफ़ पानी होता है जिसके अंदर कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, कोई साल्ट्स नहीं होते, तो उनकी पीएच दोनों की 7 होती है। शुगर की तो होती 7 है, और डिस्टिल्ड वाटर जो साफ़ पानी होता है उसकी भी पीएच 7 है। तो यहाँ पे बस वही कंक्लूजन है, आपको मैंने बता ही दिया ऊपर। फिर आ जाते हैं की पॉइंट्स पे। एन एसिड इज़ अ सब्सटेंस दैट डिजॉल्व्स इन वाटर टू प्रोड्यूस H आइन। तो जो H+ आइन देगा
जब पानी के अंदर डिज़ोल्व करेंगे तो उसको हम कहेंगे एसिड। इसके बरक्स जो OH आयन देगा जब इसको पानी में डालेंगे तो उसको हम कहेंगे बेस। इंडिकेटर्स क्या होती हैं? वो सब्सटेंसेस हैं जो अपने कलर चेंज करती हैं जब उनको एसिड या बेस में डाला जाए। तो एसिड जो है उसके अंदर ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाता है और बेस के अंदर रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाता है। पीएच स्केल एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जो हमें बताती है कि कितना जो है वो एसिडिक है या एल्कलाइन है। तो जितनी पीएच कम होगी उतना एसिडिक होगा, जितनी पीएच ज़्यादा होगी 14 के करीब उतना वो स्ट्रांग बेस होगा। तो 7 से कम हुई तो एसिड, 7 से ज़्यादा हुई तो बेस, अल्कलीज 7 हुई तो न्यूट्रल। व्हेन एसिड रिएक्ट विद अल्कली फॉर्म साल्ट एंड वाटर, इसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड और बेस मिले, साल्ट और पानी बना तो ये होगा एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एंटासिड जो होते हैं जो तेज़ाबियत को ख़त्म करते हैं, ये न्यूट्रलाइज करते हैं जो ज़्यादा एसिड हो जाता है हमारे स्टमक के अंदर। व्हेन सफरिंग फ्राम इनडाइजेशन, जब हमारा हाजमे का निज़ाम ठीक नहीं होता तो एसिड ज़्यादा होता है, हमें तेज़ाबियत हो जाती है, मैदा जलता है, तो उसके अंदर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या बेकिंग सोडा का इस्तेमाल हम करते हैं। फिर है जी इसकी असेसमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग पीएच वैल्यू डिनोट्स एसिड। इनमें से कौन सी वैल्यू है वो एसिड को डिनोट करती है? ये देखें 7 से बड़ी है तो बेस, 7 से बड़ी बेस, 7 में न्यूट्रल, तो 3 क्या है? एक एसिड है। विच एसिड इज़ प्रेजेंट इन विनेगर? विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड होता है। ये है नाइट्रिक, ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ये है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड किसके अंदर मौजूद होता है? फिजी ड्रिंक्स के अंदर। फास्फोरिक एसिड किस में मौजूद होता है? कोला ड्रिंक्स के अंदर। अ सोल्यूशन इज स्ट्रांगली एसिडिक इफ इट्स pH इज़ 1। तो मैंने आपको कहा था जितनी pH कम होगी 0 से 1 से 0 से 3 तक तो वो होता है स्ट्रांग एसिड। ग्रेटर देन 7 तो बेस होगी, 7 पे बेस होगी, 14 पे स्ट्रांग बेस होगी, सॉरी ये 7 पे क्या होगी? न्यूट्रल होगा और 14 पे स्ट्रांग बेस। व्हेन डिज़ोल्व इन वाटर एसिड गिव्स, तो एसिड क्या देते हैं? H आयन देते हैं जब पानी में हल होंगे। अच्छा H के ऊपर प्लस होना चाहिए, ये ना हो H के ऊपर माइनस हो तो वो गलत होगा। H के ऊपर प्लस कैटाइन, और ये क्या देगा? OH आयन क्या देगी? बेस देगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन अल्कली, तो ये भी अल्कली है, OH आयन देगा, ये भी OH आयन देगा, ये भी OH आयन देगा, जबकि ये एसिड है कार्बोनिक एसिड। तो ये हमारा आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज साल्ट, सोडियम क्लोराइड एक साल्ट है, ये भी बेस है, ये एसिड है, ये भी एसिड है। विच एसिड इज यूज इन कार बैटरी, कार बैटरी के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड और कौन सा? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जिसमें 30% सल्फ्यूरिक होता है और 70% वाटर। 8वां है जी वैन एन एंट आर बी स्टिंग्स यू, तो जब आपको चूंटी या शहद की मक्खी काटती है तो वो क्या दाखिल करती हैं आपके जिस्म के अंदर? एसिड। फार्मिक एसिड होता है जिसको आप ख़त्म कर सकते हैं किसी भी बेस से, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड से या बेकिंग सोडा से। फिर है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मिनरल एसिड, तो मिनरल और ऑर्गेनिक एसिड मैंने आपको कहा था वो टेबल से याद करें, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक तीनों मिनरल हैं। एसिटिक एसिड जो है वो ऑर्गेनिक एसिड है। एसिटिक एसिड, इसके अलावा फास्फोरिक एसिड, इसके अलावा कार्बनिक और साथ था ऑक्सैलिक एसिड, ये सारे हैं ऑर्गेनिक एसिड। एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट टू लिबरेट, तो जब कार्बोनेट के साथ, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, इसके साथ कोई एसिड रिएक्शन करता है तो कैल्शियम क्लोराइड एक साल्ट बनेगा, इसके अलावा फिर जो है पानी बनेगा और साथ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे देख लें इन तमाम ऑप्शन में से ये चीज़ लिबरेट हुई है, आज़ाद हुई है। लिबरेट का क्या मतलब है? अलहदा हो जाना। तो कार्बन डाइऑक्साइड उससे रिलीज़ होती है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। तो यहाँ तक जो है ये 7 चैप्टर एसिड, बेसिस और साल्ट्स मुकम्मल हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।